नमस्कार। मुद्दा गर्म में है, मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज वाकई मध्य प्रदेश का मुद्दा बहुत गर्म है क्योंकि फिर से मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं ने हाहाकार मचा दिया है। एक बार फिर शहडोल में रेत माफियाओं ने एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या कर बीजेपी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। जाहिर है मध्य प्रदेश में 18 सालों से ज्यादा तक सरकार चला चुकी बीजेपी की अब कांग्रेस ने पुरानी फाइलें भी खोलना शुरू कर दी है। कांग्रेस शहीद की शहादत का जिम्मेदार बीजेपी सरकार को ठहरा रही है। जाहिर है इस घटना के बाद एक बार फिर से शहीद के शव पर सियासत शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दे। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता है, ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। केदार सिरोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार यशवर्धन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। शहडोल की घटना ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस बीजेपी सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस घटना का जिम्मेदार बता रही है। जीतू पटवारी इस घटना पर पुराना राग अलापते हुए ये दावा कर रहे हैं कि शहडोल में एएसआई की मौत की जिम्मेदार मध्य प्रदेश की कर्ज, करप्शन और क्राइम वाली सरकार है। आप पहले शहडोल की घटना पर कांग्रेस की रिएक्शन को सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कब कब माफियाओं ने सिस्टम पर अपनी दबंगई दिखाई। एएसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शहडोल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम जहाँ आप खुद हैं वहाँ पर 19 बच्चों के साथ अत्याचार अनाचार हो गया? जो पुलिस जिसका दायित्व आम जनों की सुरक्षा करने का है, मैं देखने की बात यह है कि वह पुलिस भी मध्य प्रदेश में असुरक्षित है। इस पे जनता को भी गौर करना चाहिए और मैं समझता हूँ सरकार को अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए और इन चीजों पे कंट्रोल करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। इसके पहले भी कई बार बेखौफ खनन माफियाओं ने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या के कुछ महीने पहले शहडोल में ही अवैध रेत के उत्खनन की कार्रवाई करने गए पटवारी को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी थी। जून 2015 की बात करें तो बालाघाट में रेत खनन माफियाओं ने एक पत्रकार का अपहरण किया था और उसे जिंदा तक जला डाला था। साल 2015 के जून महीने में ही शाजापुर में भी माइनिंग इंस्पेक्टर और उनकी टीम के साथ मारपीट की गई। सितंबर 2018 में मुरैना के देवरी गांव में खनन माफियाओं ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। मई 2022 में भी अशोकनगर में खनन माफिया ने अवैध खनन रोकने वाले वन कर्मियों पर डंडों से हमला किया था। जाहिर है इन घटनाओं के बाद बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के जमाने में पनपे माफियाओं की अब खैर नहीं। रेत माफियाओं कमलनाथ जी की सरकार में पनपे, हमारी सरकार आई उसके बाद उन्होंने खत्म किया और उसके बाद भी कुछ लोग रहते हैं जो अपनी शूरवीरता दिखाते हैं, तो उसी प्रकार का जवाब भी मिलेगा। फिलहाल चलते चुनाव में शहडोल के रेत माफियाओं ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा दी है। कांग्रेस चीख कर कह रही है कि एएसआई की हत्या की जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस इस मौके पर सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन शहीद की लाश पर हो रही सियासत लोकतंत्र की सेहत के लिए फिलहाल ठीक नहीं। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। तो रेत माफियाओं का हाहाकार, एक्शन में सरकार, सियासत अपार। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम, शुरुआत में आपसे ही करती हूं। बीजेपी का पक्ष आप रख रहे हैं, सरकार आपकी है, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। देखिए, नवंबर 2023 शहडोल में कार्रवाई करने गए पटवारी की हत्या रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया और ठीक 5 महीने बाद कल 4 मई 2024 को एएसआई की कुचलकर हत्या कर दी जाती है। सरकार क्या कर रही है सर? प्रशासन क्या कर रहा है? अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है डॉक्टर प्रेम? देखिए आकांक्षा जी, जैसे किसी भी मामले में सरकार संवेदनशीलता के साथ में व्यापक कदम बहुत पूर्व से उठाती आ रही है। उसी का प्रभाव है कि लगभग जो पहले अपराध होते थे उसमें कमी आई। आप देखेंगे कि अवैध खनन को लेकर रोकने को लेकर MMDR अधिनियम जो 1957 की धारा 23C के तहत होता था, उसमें आपने जो बताया जैसे आपके पैकेज में 2015 में ही उसमें जरूरी संशोधन किए गए, उसमें 70% तक जुर्माना ताकि अपराध कारित ही ना हो। उसके बाद में 2016 से 18 के बीच में लगभग 516 FIR दर्ज हुई है ऐसे प्रकरणों में जिनमें इस तरह की अनियमितता पाई गई। अरे अगर अनियमितताओं को वही रोक दिया जाएगा तो निश्चित रूप से आगे जो है अपराध कारित होने के असर कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर सितंबर 2018 की बात करेंगे तो वन विभागों
को अधिकार दिए गए, वन विभागों के साथ में सतत संवाद कराए गए, और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति चाहे वो सत्तारूढ़ दल का हो चाहे विपक्ष का हो, निश्चित रूप से अगर वो लिप्त पाया गया तो कार्रवाई की है, चाहे वो छतरपुर की कार्रवाई हो जिसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और लगभग उसके बाद में वन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई की थी उसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना किया गया। उसके पहले मुरैना में भी कार्रवाई हुई। 2019 में नर्मदा रेत खनन पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम और फिर से संशोधन डॉक्टर करा। प्रेम, विडंबना यही है कि नए नियम आप लागू कर रहे हैं, नए कानूनों में संशोधन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जमीनी हकीकत बदल नहीं रही है ज्यादा। अभी भी आप देखिए एएसआई महेंद्र बागरी को मौत के घाट उतार दिया गया, और मतलब इससे समझ सकते हैं कि रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। उन्हें पता है कि हम किसी को मार करके भी चले जाएंगे, हमारे खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने वाली है। केदार जी देखिए, आपने बीजेपी का भी पक्ष सुना, वो तो कह रहे हैं कि हम कानून में बदलाव ला रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं ताकि इस तरह की चीजों पर अंकुश लग सके। आज भी पकड़ा गया आरोपियों को, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और क्या चाह रही है कांग्रेस, और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, पहले तो मैं जो महेंद्र बागरी जी उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने माफिया राज को रोकने के लिए अपनी शहादत दी है, परंतु इस शहादत के बदले उन्हें और उनके परिवार को क्या मिला, मध्य प्रदेश को क्या मिला, ये मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। उन्हीं के साथियों ने आरोप लगाया कि शहादत के बाद जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां पर भी उनका शहादत का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जमीन पर रख के उनका पोस्टमार्टम कर दिया। उनके साथी इस चीज से दुखी है। अभी मैं कैलाश जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो सूरवीर बनने की कोशिश करे, अरे आप माफियाओं को सूरवीर कह रहे हो, अरे कायरों को सूरवीर कह रहे हो। ये क्या चल रहा है आपके राज्य में? कल ही सिंधिया जी ने कहा था अशोकनगर में कि अशोकनगर में माफिया राज चल रहा है। अरे सिंधिया जी की बात को आगे बढ़ाए भाजपा, पूरे मध्य प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। एकदम से ये कह लीजिए कि करप्शन के दम पर इस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दे रखा है माफियाओं को, जिससे आए दिन प्रशासन के लोग मारे जा रहे। अरे एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, मध्य प्रदेश को सुरक्षा की गारंटी देंगे और देश को सुरक्षा की गारंटी देंगे। इस तरह की जो घटना देखकर तो मन हमारा भी दुखी है, आपका भी दुखी है, सबका दुखी है। इसमें तो राजनीति से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए। बाकी केदार जी, लेकिन देखिए ना, राजनीति से ऊपर उठकर बात कहां होती है? आप कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के शासनकाल में ये माफिया पनपे हैं, लेकिन पनपने के बाद इनको कुचला क्यों नहीं जाता? ये बहुत बड़ा सवाल है। यशवर्धन जी, आप शायद समझा पाए, ये लोग तो अपनी ही पार्टी का पक्ष जरूर लेंगे, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि आखिर अंकुश क्यों नहीं लग पाता है? बीजेपी कहती है कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का, कर्जा का आरोप लगा रही है। आखिर लूप होल क्या है इस पूरे मामले में? आकांक्षा जी, मैंने अवैध रेत खनन पर बहुत रिपोर्टिंग की, बहुत ट्रैवल किया मैंने अक्रॉस एमपी और छत्तीसगढ़ भी जी। स्पेशली मध्य प्रदेश की बात करें, अवैध खनन और मध्य प्रदेश के बहुत सारे नेताओं का एक दूसरे से, अपन ये बोल सकते कि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए विगत 2 से ढाई दशक में। अवैध खनन का पैमाना किस लेवल तक है कि कोई भी कंपनी टेंडर ले ले, लीगल टेंडर ले ले, लोकल एमएलए, लोकल के नेता दबाव प्रभाव बनाकर उस कंपनी के या तो पार्टनर बन जाते हैं या फ्री में बिना रॉयल्टी के उनकी गाड़ियां भरती हैं। ये बात सरकार को भी पता है, ये बात खनन अधिकारियों को भी पता है, और इवेंचुअली होता क्या है कि वो कंपनीज बीच में टेंडर छोड़ के चली जाती हैं, सरकार के राजस्व की हानि होती है, लेकिन नेताओं की जेब भरती रहती है। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, ये वैसा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है जिसके बारे में, जिस एक इंग्लिश में टर्म है ओपन सीक्रेट, इसके बारे में सबको पता है ये कौन कर रहा है। बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार आई, उसने भी यही किया। जब 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस ये करती थी, बीजेपी आई, बीजेपी ने भी यही किया, बीच में कांग्रेस आई, उसने भी यही किया। तो ये कर तो सिर्फ सरकारें ही रही है, सरकार की शय के बिना आकांक्षा जी पॉसिबल नहीं है। यशवर्धन जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि सरकारें करती है, प्रशासन का साथ देता है, और उसके बाद डॉक्टर महेंद्र बागरी जैसे, माफ कीजिएगा एएसआई महेंद्र बागरी जैसे, और जो पिछले साल शहडोल में जिनकी हत्या कर दी गई पटवारी की, इस तरह के जो नौजवान होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर किसकी कीमत चुकाते हैं। डॉक्टर प्रेम, देखिए जिस बात का जिक्र किया यशवर्धन जी ने, उसी बात का मैं जिक्र करती हूँ। मुरैना का वो वीडियो शायद आप तक भी पहुंचा होगा। कृषि मंत्री हैं आपकी ही पार्टी के अंदर सिंह कंसाना, वो भरी सभा में कहते हैं, गुर्जरों का महासम्मेलन था वहां पर, शायद वो कह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, यदि आपका ट्रैक्टर ट्रॉली कोई पकड़ता है तो मैं 5 मिनट में छुड़वा दूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मतलब सरेआम आप संरक्षण
दे रहे हैं माफियाओं को और फिर आप कहते हैं कि हम कानून में संशोधन कर रहे हैं, संरक्षण भी दे रहे हैं, संशोधन भी करेंगे, तो फिर माफियाओं को आप पनपने से रोकेंगे कैसे डॉक्टर प्रेम? देखिए, दो चीजें हैं, मैं दोनों का नाम उजागर कर देता हूं। मुझे लगता है कि अब नाम उजागर करना ज्यादा उचित होगा। राम बहादुर जी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे उन पर कार्रवाई हो चुकी है, और उसके बाद में पंकज जी जो थे जिन पर लगभग 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसलिए हमने कहा कि हम पक्ष में हो विपक्ष में हो, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कमल पटेल जी ने जो है उसमें संशोधन करा था और सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा था कि अगर इस तरह का कोई क्रिया पाई जाती है तो चोरी की धारा उसमें अतिरिक्त लगाए, चोरी के सामान की धारा अतिरिक्त लगाए, मालिक पर भी एफआईआर दर्ज करें और जो चालक है उस पर भी एफआईआर दर्ज करेंगे। कमल पटेल जी जिस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने तुरंत पत्र लिख के सभी कलेक्टरों को निर्देशन दे दिया था। इसलिए मैंने कहा हमारी नीति में, हमारी नियत में संशय नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्र से एक बात पूछना चाहूंगा कि नई रेत खनन जो 2019 में कांग्रेस लेके आई, वो सिर्फ इसलिए लेके आई कि 900 करोड़ रुपए की आमदनी कैसे बढ़ेगी। उस समय जब विपक्ष में थे तब ये चिल्ला चोट करते थे। आप बताइए उस समय कौन सी नीति को सदृढ़ता से लाए? और उसी समय होशंगा कलेक्टर और एसडीएम साहब के मध्य में जो संवाद हुआ था, एसडीएम साहब ने ये तक कहा कि 8 रेत जो अनुमति के लिए 8 जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी उसके साथ में 50 ट्रॉलियां खड़ी थी। आप कांग्रेस इस सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने उत्तर नहीं दिया। कृषि मंत्री अनिल सिंह कंसाना इतने बड़े पद पर आसीन मंत्री हैं, वो जब ऐसे संरक्षण देने की बात कर रहे हैं तो उससे क्या मैसेज जाएगा सरकार के नाम पर? देखिए, इसीलिए मैंने कहा है कि हमारी नियत और नीति दोनों डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे मैंने इसीलिए तो दोनों चीजों का जिक्र कहा है कि कार्रवाई दोनों दलों पर हुई है। अगर हमारा भी लिप्त पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। और इसीलिए मैंने आगे की बात कही कि अगर एसडीएम तक को 3 घंटे कांग्रेस के शासन में बंदी बना के रखेंगे जो उनको पकड़ के ला रहा था, आप बताइए आज किसी अधिकारी पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? सदस्यता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। 3 एफआईआर हो चुकी है, 30,000 रुपए के लगभग जो है इनाम घोषित कर चुके हैं। आप प्रोटेस्ट कर लें उसको, आप प्रोटेस्ट कर लें कि उस समय एसडीएम और कलेक्टर के मध्य में जो संवाद हुआ था वो सार्वजनिक नहीं हुआ। 900 करोड़ रुपए के लिए जो है रेत खनन नीति को परिवर्तित नहीं किया गया। जो नेता प्रतिपक्ष थे उमंग सिंगार, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह साहब जो है वो रेत माफिया है। आप बता दीजिए उमंग सिंगार साहब गलत बोल रहे थे, क्योंकि आपके बता दीजिए ना। मैंने तो सभी पक्षों के विषय में बात करी है। केदार जी, गोविंद सिंह उस समय मंत्री केदार जी, वाकई ये सवाल तो यहाँ पर बनता है। केदार जी, आपको भी याद होगा कि उमंग सिंघार ने ये आरोप लगाए थे कि दिग्विजय सिंह रेत माफिया है, और उस समय में काफी आपने देखा था कि कितना चीचा लेदर हुई थी कांग्रेस की, काफी सियासत उस वक्त भी हुई थी। और जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा होता है या फिर कोई तीखी टिप्पणी आ जाती है या कुछ बयानबाजी आती है, तब तो तख्ती बैनर लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कांग्रेस चले जाते हैं। गांधी परिवार के ऊपर कुछ बात आती है तब तो प्रदर्शन आप करते हैं, लेकिन जब इस तरह के पटवारी की हत्या होती है या फिर एएसआई के खिलाफ इस तरह की चीजें होती है तब कांग्रेस कहां जाती है? तब इतना बढ़ चढ़कर आप लोग इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, कांग्रेस ने कब नहीं उठाया मेरी बहन। दिग्विजय सिंह जी खुद पीड़ित परिवारों से मिलने गए, हमारे लोग पीड़ित परिवारों से मिलने गए। आज की तारीख में आज उनका पोस्टमार्टम कराना, उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए भेजना, आज अगर हम जाते तो आप बोलते कि इस पे राजनीति हो रही। हम जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हमारे अधिकारियों के साथ अपमान हुआ हो, उनकी हत्या हुई हो, आप देखिए किस स्तर पर मध्य प्रदेश को ले जाया गया। मध्य रात्रि में एसडीएम साहब को कलेक्टर साहब ने 3 घंटे बिजली विभाग का अमला सुरक्षित नहीं है। मैं तो तारीख के साथ नोट कर रहा हूँ 12-13 सितंबर 2019 और उसके बाद में एसडीएम ने अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले दिन उनका डिमोशन कर दिया और जो है प्रभार किसी और को ले गया। बताइए गलत था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे थे कि हम प्रतिपक्ष में रहते हुए हमने 15 साल आवाज उठाई, लेकिन आज हम हमारे लोगों के कारण जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ऐसे कौन लोग थे जो डॉक्टर गोविंद सिंह को कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे? बता दीजिए। मैं तो जब से इनकी सरकार है महीने का कैलेंडर बना लीजिए, हर महीने अधिकारियों के साथ में इन लोगों ने अपमान किया, उनकी ताकत का पूरी बात कर परिवर्तन लाए। शिवराज जी किस तरीके से डॉक्टर एक मिनट सुन लेते हैं, केदार जी की पूरी बात सुन लेते हैं, फिर मैं यशवर्धन जी से भी प्रश्न लूंगी। हाँ केदार जी, अपनी बात पूरी कीजिए संक्षिप्त में। बहन, मैं ये कह रहा हूं इनका नेचर ही है कि ये पूरा प्रशासन का अपमान करता, अधिकारियों को नीचे दिखा। अभी ये देखिए ना शिवराज जी किस तरीके से कल उनके वहां पर जो लोग थे वो पुलिस वाले जो टीआई बताने गए। अरे आप सम्मान करिए वर्दी का। आज इतनी बड़ी शहादत हुई, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आपकी तो नैतिकता ही नहीं बची है, आप इस पर डिफेंस कर रहे हो, ये हौसला बढ़ा रहे हो आप तो माफियाओं का। ये कहते हैं 50,000 30,000 40,000 का जुर्माना लगा देंगे। यशवर्धन जी, ये शासन में वर्षों का जिक्र करिए। डॉक्टर प्रेम केदार जी एक कार्रवाई बता दीजिए, नहीं बोल सकते।
ठीक है यशवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रेम केदार जी, एक मिनट, यशवर्धन जी को भी मैं इंक्लूड करूं। यशवर्धन जी देखिए, पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार रही और अब मोहन सरकार यहां पर काम कर रही है। बीच में 15 से 18 महीने कांग्रेस ने भी यहां पर शासन किया है। तो बड़ा सवाल यही है कि एक दूसरे पर सिर्फ ये लोग इस तरह के इल्जाम ही लगाते रहेंगे या फिर कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते, या फिर ये समझा जाए कि वाकई माफियाओं को इतना आतंक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरी क्रोनोलॉजी वर्क कर रही है और इसका खामियाजा इस तरह के अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। आकांक्षा जी, क्रोनोलॉजी या सिंडिकेट जो वर्क कर रहा है वो कर तो राजनेताओं के संरक्षण से ही रहा है ना। तो बीच में अभी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय जी ने बोला कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो आप जब 15-18 महीने के लिए आए थे तब आपने इस सिंडिकेट को क्यों नहीं तोड़ा? वो अवैध खनन में लिप्त लोग जब सरकार बदली तो आपके संरक्षण में काम करने लगे। तो दोनों पार्टीज का मोडस ऑपरेंडी तो वही है, आप उसको पोषित करते चले जा रहे हैं लगातार। सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, अवैध खनन करने वाले लोकल लेवल पे वही लोग हैं। जो कोई भी सरकार आ जाए वो कभी इधर आ जाएंगे कभी उधर आ जाएंगे। तो आकांक्षा दी, दोनों पार्टीज पोषित कर रही हैं इनको, अवैध खनन को, और ये खुलेआम हो रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रेम, आज कैलाश विजयवर्गीय के हम इस पर रिएक्शन सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में हर रेत माफिया के खिलाफ काम हुआ है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कहते बस रहेंगे या रिजल्ट भी दिखेगा? 18 साल से आपकी सरकार, उसके पहले भी, अभी भी मोहन सरकार है, फिर भी अगर अधिकारियों को कुचला जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर तो है ना ये? देखिए आकांक्षा जी, दो चीजें होती, एक तो आप नीतियों में परिवर्तन करें, दूसरा कठोरतम दंड और सजा करें। नीतियों में परिवर्तन की बात हो तो समय समय पर, जैसे मैंने उल्लेख करा 2015 की बात हो या कमल पटेल जी ने जिस तरह से जो है पत्र जारी करके सभी कलेक्टर को निर्देशन दिया था, जो धारा में परिवर्तन था, जो ब्लैक लिस्टेड करना था कंपनियों के, अगर मध्य में कंपनियां काम छोड़कर जाएगी तो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी, उन पर 70% तक का जुर्माना होगा। ठीक है, मैं मान रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारी नियत भी है, हम नीति में बदलाव भी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? आप ही तो इतने दिनों से, इतने लंबे अरसे से शासन में है ना, रिजल्ट कब दिखेगा डॉक्टर प्रेम? देखिए अब परिवर्तन का दौर पुनः आया है, अब कार्रवाई को कठोरतम ले जाया जा रहा है। अभी देखिए तुरंत 3 FIR और 30,000 रुपए जुर्माना, ताकि जो भागा है तुरंत पकड़ में आए। उसके पूर्व में तुरंत कार्रवाई करते हुए संवेदनशीलता के साथ में जिन लोगों पर भी जो अपराधी थे उन पर कार्रवाई की गई। तो अब वो दौर आ चुका है कि जहां पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले परिवर्तन करे नीति में, ताकि ऐसे अपराधों पर रोक लगाई जा सके। और अब कठोरतम दंड और कठोरतम सजा की हम जो बात कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में पूरी तरह से सुधर जाएगा। और मेरे मित्र जो कह रहे थे, डॉक्टर गोविंद सिंह साहब जिस समय कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम विपक्ष में थे तब बात उठा रहे थे, लेकिन आज हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर, आप पूरे 10 सालों का मैंने जिक्र करा है, कब कब कहां कैसी कार्रवाई की। आप 15 माह की एक कार्रवाई मुझको बता दीजिए। ठीक है, बताइए केदार जी, ये आपसे पूरा पूछ रहे हैं कि 15 महीने में आपने किसके खिलाफ एक्शन लिया था? देखिए, हमने उस समय 48-49 करीब की FIR पूरे मध्य प्रदेश में की गई थी। हम लोगों ने जिस तरीके से नकेल कसना शुरू किया था और हमारी सरकार गिर गई। बात अभी जो व्यास साहब ने कही है, मैं उनकी 2 बातों पे मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप ये कह रहे हो कि अभी सरकार बदली है तो आप मतलब सख्ती से काम करेंगे। क्या शिवराज की सरकार नकारा थी जो हम कह रहे थे? मतलब व्यास जी ने मान लिया। दूसरी बात, जो कमल पटेल जी की बात बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप हरदा में जाके देख लीजिए, कलेक्टर के घर के सामने से रोज दिन भर डंपर निकल रहे हैं। अभी वहां हरदा का मैं एक किसान का एग्जांपल दे रहा हूं। किसान की जमीन एक कंपनी ने अवैध खोद ली, 51 करोड़ का। व्यास जी को ज्यादा नॉलेज हो, 51 करोड़ का हम लोगों ने लड़के जुर्माना लगवाया और उस किसान को हर्जाना दिलवाने की बात की। बाबू ने वो फाइल ही बदल दी। कल दबाव बनाने के बाद में कलेक्टर ने उसको सस्पेंड किया। सवाल यह है कि अगर कमल पटेल जी ने इतना सब कुछ कर दिया था, शिवराज जी ने इतना कर दिया, मोदी जी ने इतना कर दिया, यहां तक मैं कह रहा हूं व्यास जी ने भी प्रवक्ता के तौर पे इतना बोल के इतना डंका बजा दिया। सरकार, ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? आप हम पे आरोप लगा दोगे, अच्छी बात है, आपकी 2 मिनट की डिबेट निकल जाएगी, आपका समय निकल जाएगा। सवाल उस परिवार का है जिस परिवार के यहाँ से शहादत हुई है, उस वर्दी का सवाल है जो रोज खोप में जूते पहन के। डॉक्टर प्रेम उत्तर दीजिए। देखिए, कमल पटेल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना का वो बयान तो आपने भी सुना होगा, और भी कई लोगों को इन्होंने यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया है।
देखिए, मैंने तो इसीलिए कहा कि आप 2015 के पूर्व में जब नियम नीति बदली थी उसके बाद में कितनी कमी आई है, निश्चित रूप से ये देखना आवश्यक होता है। जैसे संसाधनों के आवंटन पर हो या पारदर्शिता लाने की बात हो या उसको नियमित करने की बात हो, तो निश्चित रूप से पहले नीति और बदली जाती है ताकि अपराधों में कमी आए, उसके बाद कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। हमने दोनों चीजें करी है। मैंने पूछा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने, जो कांग्रेस के मंत्री थे, सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम 15 साल तक विपक्ष में रहकर उठाते रहे, लेकिन आज मेरे हाथ बंधे, मैं कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या कौन लोग थे? विजय सिंह साहब और ये लोग उनको कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के समय से कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने इनको बताया कि लगभग 1 साल में 516 एफआईआर दर्ज हुई। अब आप बताइए, आप झूठ कह रहे हैं। 48 एफआईआर दर्ज हुई, तो मुझे जिला बता दीजिए, मुझे शहर बता दीजिए, मुझे कस्बा बता दीजिए कि इस जिले में कार्रवाई हुई थी। मैंने आपको शहर कस्बे जिलों के साथ में बताया। मनवांछित बातें यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जबकि 900 करोड़ रुपए कैसे अर्जित हो, इस वक्त लेके कमलनाथ जी ने नए नियम बनाए थे। उसके बाद में मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है? दिक्कत यही है, यहाँ पर बैठ करके आप लोग अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जैसे कि केदार जी भी कह रहे हैं कि उस परिवार का क्या, उन अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उनका क्या, जो छोटे छोटे बच्चे जब अनाथ हो गए हैं उनका क्या? क्योंकि राजनीति चलती रहेगी, रेत माफिया ऐसे ही हाहाकार मचाते रहेंगे, लेकिन आखिर में जो वहां पर कार्रवाई करने के लिए जाते हैं भुगतना उन्हें पड़ता है। यशवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अब देखिए, बस अब लोकसभा चुनाव है, उससे पहले लगातार कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बीजेपी को घेर रही है। सिर्फ रेत माफिया को नहीं, जबलपुर में भी आज रेत माफिया से जुड़ा हुआ एक मुद्दा सामने आया है और बीते दिनों में हमने देखा है कि कुछ बहुत बड़े इस तरह के केसेस सामने आए। तो आपको लगता है कि अब जब मतदान होना है 7 मई को और फिर 13 मई को, तो इन मुद्दों को भी लेकर के जनता जाती है मतदान केंद्रों तक, इसके बेसिस पर भी मतदान करेगी? जनता नहीं रिलेट कर पाती आकांक्षा जी। एक्चुअली जनता इस तरह के मैटर्स से कोरिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उनको कोरिलेट होने नहीं देती। दूसरी चीज़, खनन जहां होता है, अवैध खनन जो होता है, वो इतने रिमोट एरियाज हैं जहां आम जनता की एक्सेस नहीं है। मेन रोड से भी 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर नदियों के घाट होते हैं जहां अवैध खनन होता है। जनता वहां तक, एक्चुअली आम आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है और राजनीतिक पार्टी उनको वहां तक के दर्शन होने भी नहीं देती है। तो वोटिंग पे तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कांग्रेस से मुझे उम्मीद नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जोर शोर से इस मैटर को उठा पाएंगे। इस तरह की ये शहादत की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए शहादत सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है और ये बहुत किसी भी मुद्दे को अच्छे से क्योंकि उठा नहीं पाते हैं, तो अगले 2 चरणों में इसका कोई भी इफेक्ट पोलिंग पे तो नहीं पड़ने वाला। आकांक्षा जी, एक चीज ऐड करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की नदियों में इतनी रेत है कि अगर सिर्फ रेत की रॉयल्टी ईमानदारी से लेने लग जाएं सरकारें, तो शायद मध्य प्रदेश के किसी नागरिक को कोई दूसरा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि हमने नीतियों में परिवर्तन किया, लॉज स्ट्रिक्ट किए हैं, उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया जो काम बीच में छोड़ के गई हैं। तो क्या आपने ये सोचा कि वो काम बीच में क्यों छोड़ के गई हैं? आकांक्षा जी, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। होशंगाबाद, जहां पे सबसे ज्यादा घाट हैं, 118 या 128 घाट हैं, आरकेटीसी करके एक छत्तीसगढ़ की कंपनी ने वहां पे प्रदेश का सबसे महंगा ठेका लिया, लेकिन उसकी स्थिति ये कर दी वहां के लोकल नेताओं ने, जिनको किसका प्रश्रय रहा होगा ये आपको सबको मालूम है, कि उसको बीच में काम छोड़कर जाना पड़ा। अगर कंपनीज ऐसे छोड़ के जाएंगी और आप ब्लैक लिस्ट करते रहेंगे तो सरकारी खजाना तो खाली होगा ही। वापस विषय पर आकांक्षा जी की पोलिंग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांग्रेस इस मुद्दे को उठा नहीं पाएगी अच्छे से। केदार जी, क्या समझा जाए कि सबके एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आपके भी दामन में दाग है, इनके भी दामन में दाग है, इसलिए जब इस तरह के मुद्दे आते हैं, जैसे कि यशवर्धन जी बोल रहे हैं, तो उतने बढ़ चढ़ के आप लोग इस मुद्दे को उठाते नहीं है, और यही कारण है कि जनता तक ये मुद्दे पहुंच ही नहीं पाते। वोटिंग पर तो असर दूर की बात। बहन, मुद्दे जनता तक पहुंचे हैं और हम इनके चट्टे बट्टे नहीं, इनकी नीति और रीति से हम लोग कभी वाकिफ नहीं रहे। ये लोग तो सिर्फ जनता का शोषण करना, अत्याचार करना और तानाशाही जानते हैं। जनता तक मुद्दे पहुंचे हैं ना, जनता इसीलिए तो आज महंगाई की बात कर रही है, अत्याचार की बात कर रही है, शोषण की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, किसान आत्महत्या की बात कर रही है, मजदूरों के पलायन की बात कर रही है। ये इसीलिए कर रही है कि हम लोग जा रहे हैं। इस बीच में आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल में आ गई है कि हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर करती है। बात करने जाओ, प्रशासन के सामने बात रखने जाओ, कल की और एक ताजा उदाहरण देख लीजिए। इस लेवल पर निरंकुश हो चुका है मध्य प्रदेश में शासन। हरदा में, ये हरदा की बार बार बात कर रहे थे, किसान गर्मी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूंग की फसल उगा रहे, पानी लिफ्ट करके खेतों में डाल रहे थे। शायद आपके पत्रकार महोदय को 100 जो डीजल पंप है
वो कलेक्टर ठीक है केदार जी, इसका उत्तर मैं ले लेती हूँ डॉक्टर प्रेम से। डॉक्टर प्रेम, एकदम 20 सेकंड में आप इसका जवाब दीजिएगा कि ठीक है घटना हुई है, आप कह रहे त्वरित कार्रवाई की, गिरफ्तार किया गया, बुलडोजर चलाया गया, लेकिन इसकी नौबत ही क्यों आई? आप इतनी मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, IBC 24 पर आज आप गारंटी दे दीजिए कि आगे इस तरह की वारदात हमें देखने को नहीं मिलेगी। दे पाएंगे क्या आप इस तरह की गारंटी? डॉक्टर प्रेम 20 सेकंड में। आकांक्षा जी, जिस तरह से हमने पूर्व में नीतियां बनाई और अभी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके पूर्व जैसे इन्होंने कहा हमें 302 तक की कार्रवाई उसमें हुई है, और जिस तरह से कठोरता दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से जो 2-5% बचे हैं वो लोग नहीं। डॉक्टर प्रेम, आप गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, और यही कारण है कि देखिए आप लोग भी जानते हैं कि हम गारंटी नहीं दे पाएंगे, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। केदार जी, क्या सिर्फ ये कांग्रेस के लिए राजनीति का मुद्दा है या जनता से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है ये? बिल्कुल भी राजनीति का मुद्दा नहीं है बहन, ये शहादत का मुद्दा है, हमारे प्रदेश की सुरक्षा का मुद्दा है, हमारे लोगों की भावना का मुद्दा है। आज अगर हमारा अधिकारी वर्ग अगर हो गया, अपने मन में उसने डर बैठा लिया, तो कल मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था। क्लोजिंग स्टेटमेंट, इसमें इंटरप्ट नहीं करते हैं। ठीक है यशवर्धन जी, आपको सुझाव दीजिए। बीजेपी भी सुन रही है, कांग्रेस भी सुन रही है और जनता भी सुन रही है, इसका कुछ सोल्यूशन है ही क्या? बार बार इसी तरह जान की बाजी लगानी पड़ेगी हमारे अधिकारियों को? क्या रॉकेट साइंस है इसमें? रॉयल्टी ईमानदारी से वसूली जाए। आप जिन नीतियों की बात करते हैं कि हमने इम्प्लीमेंट की, जो हमने लागू की, उसको प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने दीजिए। अपने लोकल के जो नेता हैं जिनके लालच के कारण ये अवैध खनन होता है और कंपनीज ईमानदारी से काम नहीं कर पाती, लेकिन क्या है आकांक्षा जी कि ये बहुत बड़ी बंदरबाट है, पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, ये इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल एक सिंडिकेट है, जैसे कि आप बता रहे, नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचता है और जनता तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, ना ही ये मुद्दा उन तक पहुंच पा रहा है, जिसका खामियाजा हमारे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी चुकाते अपनी जान की कीमत चुका करके। लेकिन जनता को समझना होगा कि आपके ही पैसे हैं, तभी आपके घर तक रेत जो पहुंचती है इतनी महंगी पहुंचती है कि आप अपना घर बनाने के पहले लाखों बार सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम, केदार सिरोही जी, यशवर्धन जी हमारे साथ मुद्दा गरम है में जुड़ने के लिए। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।